आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतर रहे हैं जिसने नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। हाँ, और जिनका वो मशहूर कोट है, अगर नाइंसाफी होने पर आप गुस्से से कांपने लगते हैं तो हम कॉमरेड हैं। बिल्कुल, अर्नेस्टो चे गेवारा। आज का हमारा स्रोत एक वीडियो अंश है और इसके जरिए हमें समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जेंटीना के एक ठीक ठाक खाते पीते परिवार में जन्मे चे गेवारा दुनिया के सबसे जाने माने क्रांतिकारियों में से एक कैसे बन गए। क्यूबा में मंत्री पद क्यों छोड़ा, अमेरिका के लिए वो इतने बड़े दुश्मन क्यों थे, और उनकी मौत की कहानी वो क्या है। हाँ, कई परतें हैं इस कहानी में। तो चलिए इस जटिल सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चे का जन्म, जैसा मैंने कहा, जून 1928 में अर्जेंटीना के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही किताबों के बड़े शौकीन। हाँ, कहते हैं कोई 3000 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली थी जवानी तक। बाप रे। और डॉक्टर बनने की राह पर भी थे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। ये सोचना भी दिलचस्प है ना कि आराम की जिंदगी छोड़ कोई क्रांति की राह क्यों चुनेगा। सही बात है। और देखिए, शिक्षा उनके लिए कितनी जरूरी थी। उनका वो कथन है ना, एक क्रांतिकारी का पहला कर्तव्य खुद को शिक्षित करना है। अच्छा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उनकी पूरी जिंदगी में ये सोच दिखती है। ज्ञान को वो बदलाव का एक बहुत अहम हथियार मानते थे। और शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक किताबों से नहीं बल्कि सड़क से मिला, जब उन्होंने अपने दोस्त के साथ वो मोटरसाइकिल पर लैटिन अमेरिका का लंबा सफर तय किया। उस यात्रा ने उन्हें क्या दिखाया? हाँ, वो यात्रा तो खैर उसने उनकी आंखें खोल दी। वो सिर्फ घूमना फिरना नहीं था। उन्होंने गरीबी देखी, भयानक असमानता और अमीर लोगों का गरीबों पर अत्याचार, वो सब बहुत करीब से महसूस किया। अच्छा। उन्हें समझ आया कि ये अलग अलग देशों की समस्याएं नहीं हैं, बल्कि ये सब एक ही सिस्टम की देन है, शोषण और नाइंसाफी की। एक बड़ा पैटर्न दिखा उन्हें। बिल्कुल। और वो मशहूर मोटरसाइकिल डायरीज इसी अनुभव पर है, जिसने बाद में बहुत लोगों को प्रेरित किया। बिल्कुल। यहीं से उनका नजरिया बदला और उन्होंने तय किया कि वो अपना जीवन दबे कुचले लोगों के हक की लड़ाई के लिए लगाएंगे। तो क्या इसी बदले हुए नजरिए ने उन्हें फिदेल कास्त्रो तक पहुंचाया? हाँ, बिल्कुल। 1955 में मेक्सिको में उनकी मुलाकात फिदेल कास्ट्रो से हुई। अच्छा, मेक्सिको में। हाँ, कास्त्रो उस वक्त क्यूबा में अमेरिका समर्थित तानाशाह फुल्गेंशियो बतिस्ता उसको उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे थे। चे के तो क्रांतिकारी विचार थे और वो जो अटूट इरादा था वो कास्त्रो को बहुत पसंद आया। और जब कास्त्रो ने क्रांति के खतरों के बारे में बताया तो चे का जवाब था कि वो घुटनों पर बैठकर जीने से बेहतर खड़े होकर गोली खाना पसंद करेंगे। क्या बात है। और फिर शुरू हुआ क्यूबा की क्रांति का वो लंबा संघर्ष। हाँ, दोनों ने मिलकर बतिस्ता के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। वो छोटी टुकड़ियों में छिपकर दुश्मन पर अचानक हमला करने वाली रणनीति। हाँ। ये कई साल चला। बहुत मुश्किल संघर्ष था क्यूबा के पहाड़ों और जंगलों में। आखिरकार 1 जनवरी 1959 को उनकी क्रांति सफल हुई। और बतिस्ता को देश छोड़ के भागना पड़ा। क्रांति के बाद चे क्यूबा में ही रुक गए और उन्हें काफी अहम जिम्मेदारियां में मिली है ना। नेशनल बैंक के अध्यक्ष, फिर उद्योग मंत्री, ये तो बड़े पद थे। हाँ, बिल्कुल बड़े पद थे। उन्हें ये जिम्मेदारियां मिली और उन्होंने क्यूबा में एक समाजवादी व्यवस्था बनाने की कोशिश भी की। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाना, जमीन सुधार, समानता लाने पर जोर देना। लेकिन हाँ, एक क्रांतिकारी विचारक के लिए मंत्री पद की अपनी चुनौतियां थीं। वो क्या थी? खासकर क्यूबा की अर्थव्यवस्था को तेजी से बदलना, वो भी जब आपका पड़ोसी अमेरिका लगातार आपका विरोध कर रहा हो। ये बहुत मुश्किल काम था। समझ सकती हूँ। और शायद यही वजह थी कि वो क्यूबा में टिके नहीं रह पाए। उन्हें लगा कि क्रांति सिर्फ क्यूबा तक नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल यही उनकी सोच थी। उन्हें लगता था कि जो साम्राज्यवाद और शोषण के खिलाफ लड़ाई है, ये ग्लोबल होनी चाहिए, वैश्विक। अच्छा। इसीलिए 1965 में उन्होंने क्यूबा के सारे पड़ों से इस्तीफा दे दिया, एक चिट्ठी छोड़ी और चले गए। वो क्रांति की चिंगारी को दुनिया के दूसरे हिस्सों में ले जाना चाहते थे। कहाँ गए वो क्यूबा छोड़ने के बाद? अफ्रीका। हाँ। पहले अफ्रीका गए, कॉन्गो में। वहां बागियों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी। हालांकि वहां उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। वो मिशन कामयाब नहीं रहा। फिर 1966 में वो गुप्त रूप से क्यूबा लौटे और वहां से बोलिविया चले गए, एक नई बागी सेना का नेतृत्व करने के लिए। लेकिन बोलिविया का मिशन? वो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। हाँ, दुर्भाग्य से। बोलिविया में उन्हें वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा क्यूबा में मिला था, न स्थानीय लोगों का, न वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का। और बोलिविया की सेना ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की मदद और ट्रेनिंग से उन्हें घेर लिया। आखिरकार 8 अक्टूबर 1967 को वो पकड़े गए।
और अगले ही दिन हाँ, अगले ही दिन 9 अक्टूबर को उन्हें गोली मार दी गई। कहते हैं गोली लगने से पहले उन्होंने सैनिकों से कहा, मैं जानता हूं तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो, गोली मारो कायरो, तुम महज एक आदमी को मारने जा रहे हो। उन शब्दों में भी उनका वही निडर अंदाज झलकता है ना? अमेरिका और बोलिविया की सेना चे को खत्म करने में तो कामयाब रही, लेकिन उनके विचारों को, उनके प्रतीक को नहीं मिटा सकी। सही बात है, बल्कि शायद उनकी मौत ने उन्हें जिंदगी से भी बड़ा बना दिया। चे गेवारा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, वो दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ संघर्ष, विद्रोह और क्रांति की एक शक्तिशाली विचारधारा और प्रतीक बन गए। हाँ, उनकी तस्वीर आज भी टी शर्ट से लेकर झंडों तक हर जगह दिखती है, इसी भावना का प्रतिनिधित्व करती है। वाकई चे गेवारा की कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति के विचार और उसके काम उसे इतिहास में अमर बना सकते हैं, भले ही उसका जीवन कितना ही विवादास्पद क्यों न रहा हो। बिल्कुल, उनका जीवन हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा तो देता ही है, पर साथ ही हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है, जो शायद सोचने लायक है, कि जब कोई व्यक्ति या उसकी छवि इस तरह एक ग्लोबल सिंबल, एक वैश्विक प्रतीक बन जाती है, तो वो अपने असल ऐतिहासिक संदर्भ से, अपनी जटिलताओं से और शायद अपने विरोधाभासों से कितनी दूर या कितनी जुड़ी रह पाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है।